जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का आज रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पर पूरे देशवासियों को, पूरे बच्चे को, पूरे युवा शक्ति को मैं दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है। आज बहुत हर्षोल्लास की बात है कि आज ही के दिन मेरा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, ये पर्व भी है, इसको पर्व भी मानते हैं, लेकिन पर्व से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आज का दिन को, महत्व को समझा जाए। हर बच्चे, हर युवा शक्ति, हमारे देश के नेता, जितने भी हमारे राष्ट्र के, देखिए पहली बात कि देश कोई सीमा से नहीं बना हुआ है, देश कोई रोड नहीं है, देश कोई सड़क नहीं है, देश कोई संसद नहीं है, देश के कोई व्यक्तिगत नेता का नहीं है। देश एक युवा शक्ति का मनोबल है, मनोबल से देश चलता है। अगर युवा शक्ति का मनोबल ठीक रहा तो हमारी समृद्धि भी आ जाएगी, हम विकास भी कर जाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ भी रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने बच्चे को एक संदेश दे सकें, अपने राष्ट्र को, अपने देश को एक संदेश दे सकें कि गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी, माने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आज का दिन और 15 अगस्त दोनों एक सिनोनिम्स है, दोनों एक अनुराश्रय संबंध है। इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ा हमारे राष्ट्र के नेताओं को। इसकी घटनाएं गिनाएंगे तो आपका एक लंबा कार्यकाल लग जाएगा, लंबा टाइम लग जाएगा बोलने में हमें। लेकिन 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र हुए, क्यों हुए, क्या है, थोड़ा समझाते हैं आपको। इसके पीछे कितनी बलिदान देना पड़ा हमारे देश को, ये आप समझते हैं। देखिए, हम हमेशा दौर में गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इस बात को समझे आप पहले कि आपका अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा हमें क्रांति करते रहे हम लोग। 1857 की क्रांति भी हुई, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहा जाता है। अंग्रेजों की नजर में वो सिपाही विद्रोह है, लेकिन हमारे नजर में स्वतंत्रता संग्राम है, जिससे अंग्रेजों को हिला दिया था। एक घटना देखिए आप, 1928 की घटना देखिए। 1928 में क्या हो रहा है कि कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में। उस समय हम अपना डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, हम अपना देश का पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं हो रही थी। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि हम सिर्फ अंग्रेज की महारानी हमारी महारानी रहे, लेकिन हम आजाद हो जाए। तो हमारे 1928 के पहले जितनी भी मांग हुई वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेट की मांग हुई, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं हुई थी। लेकिन 1928 से लेकर के 1-2 साल लाहौर अधिवेशन जब होता है 1929 में, इस 1.5 साल के दरमियान क्या ऐसा हो गया हमारे देश में जो कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करने शुरू करिए। आप देखिए 1928 का कलकत्ता अधिवेशन जब कांग्रेस का हो रहा था, उसके बाद साइमन कमीशन, भारत आया साइमन कमीशन। वो भी आप जानते हैं कि साइमन कमीशन क्यों आया 1928 से भारत। 1919 का अधिनियम, जालियांवाला हत्याकांड का जो 1919 अधिनियम आया था, उस पर जांच करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए आया था। तो 1928 का अधिवेशन जो था कलकत्ता का अधिवेशन, उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, 1929 का घटना को आप देखें, बारीकी से समझे इस बात को, पूरे देश के बच्चे समझे हमारे। 1929 की घटना जो एक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। 1929 में आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम गिराते हैं, बम देते हैं और कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए ये किसी की बर्बादी नहीं है, ये बम सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए किया जा रहा है, उनके पास आवाज मेरा पहुंच सके। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय। उसी समय 1929 की घटना देखिए, 1929 का दौर क्या था, क्यों हम पूर्ण स्वराज की मांग किए, 26 जनवरी मेरा आज इंपॉर्टेंट क्यों है देखना हमको। 1929 की घटना ही है कि लाहौर में एकमात्र छोटा उम्र का बच्चा जतेंद्र नाथ, जतेंद्र नाम का सुने होंगे आप, जतेंद्र समझिए आप, वो आपका लाहौर जेल में, लाहौर का लखपत राय जो जेल था वहां बंद थे। लाहौर इंपॉर्टेंट कितना है सो देखिए, लाहौर
और उस जेल में बंद था, उसमें आपका जातिगत विविधता, हम लोग से एक साथ, हम भारतीय के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी। तो उस समय जतींद्र नाथ ने आप क्या कर दिए कि वो भूख हड़ताल कर दिए, अंग्रेजों के खिलाफ, ये अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल कर दिए और 64 दिन लगातार लाहौर जेल में, लखपत राय जेल में भूखे रहे और अंत तक कितना ही अंग्रेज प्रयास कर लिया। दोस्तों, देशभक्ति इसको कहते हैं। ये देशभक्ति हुआ। देशभक्ति किसी चीज का मुहताज नहीं होता है। हम चाहते हैं अपने, हमारे बच्चे, हमारे राष्ट्र के बच्चे अपने स्वार्थ से निकले, देश की सेवा करें। लेकिन देशभक्ति यहां समझे आप कि जतींद्र नाथ कितना ही प्रयास करने के बाद खाना नहीं खाया, अंततः 64 दिन भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं। और उनकी लाश, कुंवारा लड़का, छोटा सा उम्र लड़का, मात्र 24 साल का लड़का, और जब लाहौर में एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी लाश को लेने के लिए बटुकेश्वर दत्त जो थे, जो जेल में बंद थे, उनकी पत्नी, आप नाम सुने होंगे, दुर्गा भाभी नाम था उनका, दुर्गा भाभी, उनकी लाश को लेकर के लाहौर से कलकत्ता के निकलती है, ट्रेन से चलती है। और उस दरमियान रास्ते में जितने भी जंक्शन आए, हॉल्ट आए, लाखों लोग भीड़ में इकट्ठा हुए जतींद्र नाथ को देखने के लिए, और एक मूवमेंट बन गया और लाश कलकत्ता तक आया। लाहौर से, पाकिस्तान के लाहौर से, लाहौर इंपॉर्टेंट क्यों हमारे देश में, हमारे इस राष्ट्र में, तो लाहौर से कलकत्ता का लाश आता है और इसके बाद लाहौर कलकत्ता जो लाश पहुंचती है तो एक मूवमेंट बैठता है और कह देता है, अब कांग्रेस कहती है कि नहीं, अब लाहौर में ही अधिवेशन करेंगे, अब अगला अधिवेशन 1929 का अधिवेशन लाहौर में होगा, क्योंकि लाहौर बहुत त्याग किया है। और 1929 की दूसरी घटना, पहला घटना बताए आपका बम कांड, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दूसरी घटना जतींद्र नाथ की मृत्यु जेल में, तीसरी घटना अधिवेशन, अब कांग्रेस अधिवेशन अपना लाहौर ले जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 का कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हो रहा है, जो कि रावी नदी के किनारे हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। और उस 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की है। डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्ण आजादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेजों से पहली बार 1929 का अधिवेशन में हुआ था, भारत आजाद होना चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ये बात आप याद रखिए। और जब अंग्रेज को लग गया कि मूवमेंट बढ़ गया, तो 1929 का अधिवेशन में वहां पर लाहौर में मांग होती है। और चूंकि 31 दिसंबर को अधिवेशन हो रहा था, इसलिए टाइम नहीं था, 26 जनवरी को डेट रखा गया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पहला बार झंडा फहराया गया, आजादी का झंडा, स्वतंत्रता का झंडा, भारत से आजादी का झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, तो हम आजादी का दिन मानते हैं उसको। आजादी का दिन था 26 जनवरी। लेकिन हुआ यूं कि जब संविधान बनाने की बात हुई, भारतीयों के संविधान बनाने की बात हुई, संविधान बना हमारा, तो संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोग लागू किए, अंशतः लागू हुआ, बन के तैयार हुआ, आत्मसमर्पित किए, अधिनियमित किए। तो उस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन यह संविधान लागू हुआ क्योंकि 15 अगस्त को, बात एक्चुअली है क्या कि आजादी दिवस था मेरा 26 जनवरी को, आजाद हुए थे हम स्वतंत्रता का झंडा फहराए थे, तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज कब छोड़ के चला जाएगा, ये डेट तो फिक्स था नहीं, संविधान तो फिक्स था, तो अंग्रेज चले गए 15 अगस्त को छोड़कर। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा हमको, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन 26 जनवरी जो त्याग की भावना, जो लाहौर अधिवेशन, जतींद्र नाथ की मृत्यु, बम कांड, साइमन कमीशन, ये सब जो 1929 का घटना हुआ था, सब इसके कारण 26 जनवरी मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट था, हम देशवासियों के लिए इंपॉर्टेंट था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू 26 जनवरी बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन रोका गया उसको नवंबर में, दिसंबर, जनवरी 2 महीना रोका गया इसी डेट के लिए, आज का डेट जो है इसीलिए, नहीं तो मेरा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था।
लेकिन 2 महीने एक्सीड किया गया, बढ़ाया गया इसको, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और इसीलिए हम आज गणतंत्रता दिवस मनाते हैं प्रदेशवासी। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों से, अपने देशवासियों से, अपने राष्ट्र के हर एक नेता से, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा, जो भी हैं इस हमारे देश में, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी बलिदानियां हुई, जितने भी बलिदान दिया गया, उसको अपने दिल में संजोए, दिल में रखें। ये मिठाई तो खाएंगे ही, तिरंगा तो फहराएंगे, तिरंगा तो फहरते रहेगा जब तक भारत है, लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं, जो कमजोरियां रही हैं, उसको दूर करना है हमको। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज आ गए? आखिर क्या ऐसा हुआ मुगल आ गए? क्या गजनबी आ गए? क्यों? इसका पीछे कभी समझे हैं हम लोग? तो प्रयास करते हैं। आपने गजनबी को नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनबी, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, उसकी एक कहानी सुनिए कि जब मुस्लिमों के आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनबी आक्रमण करता है, तो भारतीय गुजरात का एक शासक आपको बुलाता है इसको और आक्रमण करवाता है। शासक प्रधानमंत्री गुजरात का आक्रमण करवाता है, और गजनबी से खुद तो राजा भी चला जाता है और प्रधानमंत्री भी चलाता है। मतलब भारतीय के फूड में, भारतीय के जो ब्लड है, इसमें थोड़ा सा जो कमियां थी, हालांकि हम लोग दूर करने के प्रयास कर रहे हैं और दूर हो भी रहा है, अच्छा हो रहा है। तो वो कमियां अब नहीं रहना चाहिए हम लोग के पास, हमारे बच्चे के पास, हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के पास। तो जिसके कारण गजनबी आक्रमण किया, गौरी आक्रमण किया और हराया, हम भारतीय के फूड के कारण, नहीं तो वो तो भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाते। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मोहम्मद ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हुआ। फिर आप देखे होंगे आगे मुगल शासक आया, बाबर आया, तो बाबर को भी इन्वाइट हम ही किए। बाबर का खुद चाचा इन्वाइट कर रहा है, अपना देश का व्यक्ति ही गद्दारी करके बाबर को बुलाया गया कि आइए आक्रमण कीजिए, और बाबर आक्रमण करता है। पानीपत का प्रथम जो 21 अप्रैल 1526 को जो होती है, और वहां भी हम पराजित होते हैं, मतलब इब्राहिम लोदी पराजित होता है, लोदी वंश का शासक, और फिर हम मुगलों के अधीन हो जाते हैं। फिर मुगल सत्ता चलता है, उसके बाद मुगल हटने के बाद फिर अंग्रेज आ जाता है। जब यूरोपियन व्यापार करने के लिए आया, अंग्रेज व्यापार करने के लिए आई, सोचिए, अंग्रेज व्यापार करने के लिए व्यापारी था, मात्र बिजनेसमैन बनिया था, व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे आपके सत्ता पर भारत पर कब्जा कर लिया। आपके मेने प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई मद्रास पर कब्जा करते करते पूरे भारत पर एक शासक बन गया। हमें पता भी नहीं चला कि कब मैं गुलाम हो गया। तो दोस्तों, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये भावना हमें होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल, कि आज के दिन में कितना बलिदान दिया गया है। आप देखें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कितना नाम लेंगे कम पड़ जाएगा, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, मोहम्मद इकबाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिलों दिल में है। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद कहते कहते फांसी पर चढ़ गए। राजगुरु सुखदेव सब फांसी पर चढ़ गए। अशफाक उल्लाह खां पहला मुस्लिम जो फांसी पर चढ़ के देश के लिए मर गए। देश के लिए मर गए दोस्तों, ना तो घर के लिए ना तो परिवार के लिए। उनका परिवार, उनका घर, उनका देश ही था। अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा, उन्हें जब पूछा गया कि आखिरी इच्छा कुछ लेना है आपको, कुछ पीना है आपको, दूध कुछ पीना है, तो बोले क्या कि मैं अब सिर्फ मां का ही दूध पीऊंगा। मुस्लिम जो कहते हैं कौम, तो देश किसी कौम का मुहताज नहीं है, किसी का नहीं। ये राष्ट्र, एक इंडिया, एक आपका पूरे भारत का है, पूरा भारत का है अपना है। तो इतने शहीदों, इतने बलिदानों के बाद, उतनी कुर्बानियां देने के बाद उनको आज रखें तो 15 अगस्त ही मनाए हम लोग, आजाद भी हुए। और हम संविधान जो आज मना रहे हैं, संविधान दिवस मना रहे हैं, मतलब 26 गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आज इतने त्याग बलिदान के बाद ये दिन मिला है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे, पूरे देशवासियों से, पूरे विद्यार्थी से, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र का भविष्य है, उनसे निवेदन है कि आप अपने दिल में राष्ट्र भावना को जागृत रखें। आप अपने स्वार्थ से निकलें, जिनको भी कुछ भी बन सके करें। हम तो देखते हैं कि भारत उसी दिन गणतंत्र होगा, गणतंत्र तो है ही और रहेंगे ही। अब तो किसी का हिम्मत भी नहीं कि हमारे भारत की तरफ आंख निकाल के देख सके।
क्योंकि भारत बहुत आगे निकल चुका है। भारत हर मामले में आगे निकल रहा है। भारत का मैसेज अभी इस पूरे विश्व में बहुत अच्छा खासा वर्चस्व जा रहा है हम लोग का। इसलिए भारत तो भारत है, लेकिन इस भारत को और बेटर बनाना है और अच्छा बनाना है। कोशिश हम लोग जारी रखेंगे इस बात पे, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हर कोई अपना राष्ट्र में योगदान दे। योगदान का मतलब ये नहीं होता है कि देखिए छोटी सी घटना क्या होती है कि कभी कभी आप देखते हो जीवन में, कभी हम भी, मैं अपने जीवन में, आप अपने जीवन देखते हो, कोई भिखारी आ गया है, कोई पत्ता चुन रहा है, कोई बोतल चुन रहा है, कोई ठंड में आप चलिए, अभी स्लम एरिया में चलिए, जहां पर पॉश एरिया स्लम एरिया है, जहां पर गरीब लोग रहते हैं। हमें तो छत भी नसीब है, हमें तो रजाई भी नसीब है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो रजाई में ठंड लग रहा है उनको। उनके लिए अगर जिनके पास समर्थ है वो उनके लिए कीजिए, तभी राष्ट्र विकास करेगा, तभी राष्ट्र अच्छा कहलाएगा। और हर नहीं तो वो जब दिखेंगे, वो जब रहेंगे देश में, तो देश नहीं रहेगा। उसमें भी देश भावना भरिए। हम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आप लोग, मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें इस भावना होनी चाहिए कि किसी न किसी रूप में इस तरह के व्यक्ति जो आते हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए और देश का सहयोगी बनाया जाए। दोस्तों, अगर आपको उदाहरण देखना है तो अभी एक दो एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं कि क्या होते हैं राष्ट्र भावना आज के समय में भी, पहले भी, आज भी। आप छोटा सा देश इजराइल को ले लीजिए। आप इजराइल जो आपका है, जिसकी राजधानी जेरूसलम है, 2000 साल पहले की बात बता रहे हैं कि 2000 साल पहले तक इजराइल नहीं था। ना तो कोई जमीन था, ना इजराइल कोई जगह था। इजराइल का लोग, इजराइल जो था, लोग सिर्फ इजराइलियन कहते थे, लेकिन उनका कोई स्थान फिक्स नहीं था। वो इजरायली पूरे विश्व में फैले हुए थे, हर जगह रह रहे थे। फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, हर जगह रह रहे थे। लेकिन इजरायलियन की राष्ट्र भावना देखिए कि वहां का बच्चा बच्चा कहता था कि इस बार यहाँ, अगले बार किसी भी सम्मेलन में गया, कोई भी आपका भाषण दिया, कोई भी अंतम, उसका राष्ट्रगान यह था कि इस बार यहाँ, अगला बार इजराइल में। सिर्फ इजराइल शब्द बोलता था बार बार। 2000 साल पहले की बात है, इजराइल का पता भी नहीं था, जगह का पता भी नहीं था, और आज इजराइल बन चुका है। आज इजराइल देश देख रहे हैं आप, जेरूसलम राजधानी, तेल अवीव। तो वहां के लोग राष्ट्र भावना आप ये देख सकते हैं कि वहां का एक बिजनेसमैन भी है ना, तो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है बहुत सारे देश में। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन अभी राष्ट्र में उसका, आपका बहुत अच्छा बिजनेस है उसका पूरे विश्व में। तो वो इजराइल, वहां का जो भी बिजनेसमैन की एग्जांपल अगर दें हम, तो वहां का बिजनेसमैन भी बिजनेस करता है हर देश में। अगर घाटा हो रहा है, मान लीजिए आपका इंडिया में आपका कोई बिजनेस में उसका है, अगर घाटा हो रहा है उसको, तो कह देगा कि बंद कर दो, ठीक है। ब्रिटेन में है तो कह देगा बंद कर दो। इजराइल की कोई कंपनी भी, कोई उद्योगपति अगर है, अमेरिका में तो कह देगा बंद कर दो बिजनेस को। लेकिन अगर कोई इजराइल तेल अवीव में अगर कोई कंपनी है और वो घाटे में भी है, उसको बंद करने की बात अगर किया जाएगा तो उसका मालिक कहेगा नहीं बंद होगा। क्यों? ये देश का है, कोई कंपनी नहीं है। इजराइल की कोई कंपनी घाटे में भी जा रही है, इजराइल में अगर है, वो तेल अवीव में कंपनी बैठा हुआ, तो तेल अवीव का एक भी कंपनी बंद नहीं होगा। ये घाटे और फायदे का कंपनी नहीं है। पूरे राष्ट्र का बंद कर देगा दूसरे देश में, लेकिन अपना देश में नहीं बंद करेगा। ये राष्ट्र भावना होता है दोस्तों। आप लाखों एग्जाम्पल ले सकते हैं, तिब्बत का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तिब्बत इसी तरह से, तिब्बत का अपना जमीन भी नहीं था, अपना जमीन भी तिब्बत का नहीं था, लेकिन राष्ट्र भावना, वहां के लोग जो थे, वहां के बच्चे जो थे, वहां के युवा शक्ति, वहां के लोग हमेशा कहते हैं हम तिब्बत के हैं, हमें तिब्बत चाहिए, तिब्बत के लिए आंदोलन करेंगे। और चाइना के साथ हमेशा आंदोलन करते रहा। आज तिब्बत है। तो आज ये दिन शपथ लेने का दिन है। आज ये एक दिन देश भावना पैदा करने का दिन है। आज ये दिन, हम एक शिक्षक हैं, इसलिए हमारा फर्ज ही बनता है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को, अपने देश को कुछ मैसेज दें। एक टीचर नाते मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना देश के बारे में सोचें, जितने बलिदानी आता है उसके बारे में सोचिए, और ताकि ये रिपब्लिक डे और बेटर हो सके और बेटर हो सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ आप जरूर पालन करेंगे इसका। और अगर आपको शायरी देखना है, आज तो गाना ही बज रहा है हर जगह राष्ट्र में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक से एक राष्ट्रगान गाया जा रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे, जन गण मन अधिनायक जय हे।
जन गण मन, मतलब जन भी, जनता भी, गण भी और मन से। अधिनायक, जिस अधिनायक मतलब जो जिसका जनता सर्वोपरि हो जाए जिस देश में, वही इसको राष्ट्र कहा जाता है। जिसका जनता का मनोबल ऊंचा हो जाए, हर जनता, एक झोपड़ी में सोने वाला भी अगर राष्ट्र भावना पैदा कर ले, उसमें भी राष्ट्र की बढ़ाने की इच्छा जागृत हो जाए, तो कहा जाता है जन गण मन अधिनायक जय हो। भारत भाग्य विधाता, माने भाग्य विधाता भी हम ही लोग हैं, इसलिए हम लोग सुधरें, हम लोग बने। दोस्तों कोशिश करें कि अभी देखिए फिलहाल की घटना 22 जनवरी रामलला, भगवान राम अयोध्या में आए, ये सब घटना भी जो है एक राष्ट्र भावना पैदा करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पुरुषों में उत्तम थे, उनके सोचिए कितनी साल पहले की घटना है, लेकिन आज देश इस राष्ट्र भावना से जागृत है। वहां का देश देखिए, अगर कोई हमारे अभी भी जवान शहीद होते हैं तो राष्ट्र भावना वहां देखिए कैसे पैदा होता है। यही राष्ट्र भावना हर जगह पैदा करना है कि अपने गांव में, अपने घर में, अपने गांव में भी कोई गरीब है तो उनका अगर आप कर सकते हैं तो उसमें भी पैदा कीजिए राष्ट्र भावना, उनको भलाई कीजिए, अपने घर में कीजिए। ये देश आपका है, ये गांव आपका है, ये जिला आपका है, ये राज्य आपका है, ये देश आपका है, ये पूरे संसार आपका है। ये भावना पैदा कीजिए। दोस्तों रिपब्लिक डे पे मैं इतना ही कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने आया आपके बीच, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बेटर से आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति भी झंडा उत्तोलन कर रहे हैं, ठीक है। अभी देश में युवा शक्ति भी बहुत खासा बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं हर फंक्शन में, तो इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होगा, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं होगा। अगर माना जाए तो कोई भी पर्व इससे बड़ा नहीं है। इस गणतंत्र दिवस और ये 15 अगस्त से कोई बड़ा पर्व नहीं है, क्योंकि हम आजाद भी हुए, स्वतंत्र भी हुए और गणतंत्र भी हुए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को फिर से, पूरे देशवासियों को, पूरे जितने भी हमारे संस्थानें हैं, सबका मैं आदर सम्मान करता हूं। चाहे वो विधानसभा हो राज्य का, चाहे देश का संसद हो, पार्लियामेंट हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका, मैं देश का हर एक संस्थान का सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, और विश्वास है कि संस्थान मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं। और बस इतना ही बात कहना चाह रहा था। फिर आपका, और आज के दिन से ये एक संदेश भी है। एक टीचर, चाहे जो भी टीचर हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हों, उनका एक सब्जेक्ट मोरालिटी भी होना चाहिए। इस देश के प्रति क्या आपका कर्तव्य है टीचर का, अपने बच्चे को क्या मैसेज देंगे, ये टीचर का दायित्व बनता है। टीचर नादान, बच्चे नादान होते हैं, बच्चे छोटे, उनको नहीं पता। 3 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया जाता है, उनको क्या पता कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है। 3 साल से लेकर के उनको मैट्रिक तक, 11-12 तक, ग्रेजुएशन तक पता नहीं चलता है कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है। वो देश नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम टीचर का दायित्व बनता है कि हम समझाएं उनको, उनमें देश भावना पैदा करें, उनमें राष्ट्र की भावना जागृत करें, तभी देश मेरा विकास करेगा, और तभी गणतंत्र का भी इंपॉर्टेंट समझेंगे लोग, और स्वतंत्रता दिवस का इंपॉर्टेंट भी समझेंगे लोग। अपने अधिकार की बात भी समझेंगे, अपना कर्तव्य भी समझेंगे, हर कुछ समझेंगे। ये संविधान एक संविधान है, एक आपका दस्तावेज नहीं है, ये बहुत बड़ी ग्रंथ है। इसमें संशोधन भी होते रहता है, क्योंकि संविधान जब बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 को। आज 2024 है, मतलब 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। 75 साल में बहुत सारा समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति चेंज होती रहती है, और इसके कारण संविधान में संशोधन का, हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें आपका संशोधन भी होता है। जरूरी भी है संशोधन समय समय पर होना, क्योंकि हमेशा परिस्थितियां चेंज करती रहती है। तो इस संविधान का अंतर्गत ही हम लोग सब काम करते हैं। हमारी सरकार भी काम करती है, हमारी राज्य भी काम करती है, हम जनता भी उसके अधीन काम करते हैं। सब संविधान से बंधे हुए हैं, और संविधान एक मौलिक दस्तावेज भी हमारा है, इसी के अंतर्गत काम करते हैं सब। इसमें संशोधन भी होते रहता है। ये आपका विधायिका का काम है, संसद का काम है, पार्लियामेंट का काम है, ये सब करना जो करती है। और संसद में जो एक बात और है कि संसद में जो चुने जाते हैं, जिनको हम चुनते हैं,
वही जिस प्रकार से गांधी और सुभाष बाबू थे, उसी प्रकार से ये लोग नेता भी आज वही नेता हैं। ये भी गांधी बने, ये भी आपका सुभाष बाबू बने, भगत सिंह बने, देश के लिए कुर्बानियां दें। कहने का मतलब है कि हर जनता भी अपना अधिकार को समझे। वोट देने का अधिकार जो होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट देना, जीवन में वोट देने का अधिकार जो होता है, उसको कभी मिस ना करें, क्योंकि वोट के लिए ही अंग्रेजों ने पहले में वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि 1919 का अधिनियम, 1919 की बात कर रहे हैं, 1919, 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। पहली बार हमको 10% वोट मिला, देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 में ही। पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी और पूर्ण रूप से 10% मात्र वोट देने का अधिकार था हमको 1919 में। आज तो पूर्ण वोट देने का अधिकार है। जनता, हम खुद चुन सकते हैं अपने नेताओं को, अपने सांसद को, अपने विधायक को। तो अगर आप सही व्यक्ति को चुनेंगे तो आपका राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र भावना भी पैदा होगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, सब कुछ सुरक्षित रहेगा। अच्छे हाथों में देश को दें, गलत हाथों में देश को नहीं दें। इसलिए गलत हाथ में नहीं जाए, इसलिए वोटिंग करना जरूरी है। ये भी आप मैसेज समझ लीजिए हम लोग, कि हम लोग सभी लोग को वोटिंग करना जरूरी है। चाहे कोई भी किसी प्रकार का इलेक्शन हो, हर काम छोड़ करके, इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट काम हो ही नहीं सकता आपके जीवन में, क्योंकि आपके अधिकार की बात है, अपने देश की बात है। तो वोटिंग देना बहुत जरूरी है, चाहे वो मुखिया का इलेक्शन हो, विधायक का हो, सांसद का हो, किसी चीज का इलेक्शन हो, वोट अपना जरूर यूज करें। जो भी 18 साल का व्यक्ति है, नागरिक है देश का, वो वोटिंग करें और इसके महत्व को समझे। वोट आपका मौलिक अधिकार है, आपको देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मनाइए रिपब्लिक डे। एक बार फिर से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।